Dear viewers, we are starting class 11 physics theory lectures, in which there will be theory and supporting numericals. After viewing these lectures, you will be able to solve not only school sheets but also the competitive numericals too. Because the teacher has an experience of 20 years in a renowned competitive coaching of India. So, watch it. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की थ्योरी क्लासेज, जिसमें पहला चैप्टर है हम लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस। और हम लोग के जो ये थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसको केवल स्कूल का नहीं समझ में के चलिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस के हिसाब से है। मैं ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स में क्लास लेता हूँ, तो आप इसका अप्लाइड पार्ट समझने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आप कंपटीशन, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आपका जेईई मेंस लेवल हो या नीट लेवल हो या एम्स लेवल हो, सभी के लिए आप अच्छा परफॉर्म कर सके, मेरा ये मानना है। इसलिए समझने की कोशिश करिएगा, मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस में पहला टर्म हम लोग क्या कर लें, फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे तो फिजिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, आप 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सब फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर सब फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब हम लोग देखें कि फिजिकल क्वांटिटी is which can be measured plus look at k by which various physical happenings can be explained or can be expressed in the form of laws। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को जिनको मेजर कर सकते हैं, या जिनको हम लोग क्या वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स जो है उनको एक्सप्लेन कर दिया जा सकता है। फिजिक्स में क्या हो रहा है उन सबको एक्सप्लेन करें हम लोग इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में, और जो इन फिजिकल क्वांटिटीज और इन लॉस को, इनको जो हैपनिंग्स हो रही हैं हम लोगों की डेली लाइफ में, वो हम लोग उनको लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। उन क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, हम लोग क्या क्या बोले, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। हम लोग यूनिट्स में और मैग्नीट्यूड से मिला करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जैसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल ले लें। सपोज मास हो गया, मास आप लोग समझते हैं, आपका मास क्या है, हम लोग डेली लाइफ में बोल देते हैं कि आपका मास 30 kg या 50 kg 70 kg है। तो वो तो केजी में मास हो गया, लेकिन हम लोग मास नहीं बोलते डेली लाइफ में, हम लोग बोलते हैं कि आपका वेट क्या है। अब देखिए, मास जो है इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेट है एक्चुअली में ये भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेट में जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो दिस इज एम इंटू जी, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है हम लोग बोलते हैं दैट इज न्यूटन। ये एक टाइप का फोर्स है। तो फिजिकल क्वांटिटी मास, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, जितना भी आपने सुन के रखा हुआ, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एटसेट्रा, तो कोई लिमिट नहीं है। पूरी फिजिक्स से हम लोगों की फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी हुई। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के तरफ से हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सपोज आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि 10 kg मैंगो दे दो हमको। तो 10 kg में ये देखिए 10 जो है ये इसका
मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका इसका यूनिट पार्ट। अब वो दुकानदार जो है वो कहता है कि हम भाई 10 केजी नहीं देंगे, हम तो 10,000 देंगे आपको। आप तो खुश हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 10,000 मिल गए तो आपको मैंगो केजी में मिल गए। अगर उसने यहाँ पे 10 को बढ़ा के 10,000 कह दिया तो अब वो यहाँ पे इसको ग्राम में बोलेगा। अब बताइए क्या दोनों इक्वल हो गए क्या अनइक्वल है? तो इसका मतलब जैसे ही उसने यहाँ पे केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, ऑटोमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग यहाँ पे Q से डिनोट करें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ n मल्टीप्लाई बाई u। डायरेक्टली मल्टीपल नहीं कर सकते, आप केजी को 10 में नहीं मल्टीपल कर सकते, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको n और इंटू यू लिख रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये n है तो ये क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड n से और साथ ही साथ ये इसके यूनिट से मिलकर के बनी है। तो हम लोग इसको ये बोल दें कि अगर ये n1 u1 है तो इसकी वैल्यू n2 इंटू u2 से बैलेंस हुई है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू आपने n1 की 10 ली थी तो यूनिट हुई kg। जब आपने इसको 10,000 कर दिया तो यूनिट क्या हो गई? ग्राम। सिमिलरली हम आपसे कहें कि ये 1 मीटर है किसी की लेंथ, तो आप कह देंगे नहीं भाई हम तो इसको चेंज कर रहे हैं, 100 सेंटीमीटर हो गया, अभी भी इक्वल हो गया ये। तो ऐसे जाने कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। तो हम लोगों के पास में एक लॉ निकल के आ गया जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, जहां पर n जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड u इसको डायरेक्टली मल्टीपल नहीं करते इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग अगले स्टेप में डिफाइन करें थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में नंबर फर्स्ट हम लोग अगर डिफाइन करें तो आपने देखा होगा रेशियो। रेशियो इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके अंदर क्या होता है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कि जो हमारा जो n इंटू n1 u1 वाला जो पार्ट था, n1 या n इंटू u वाला पार्ट था, इसके अंदर ये वाला टर्म है ही नहीं, यूनिट वाला, केवल यही वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी आपको कब मिलेंगी? सपोज जब हम लोग सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये क्या बन गया? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। तो आप कहेंगे सब कुछ खत्म हो गया तो बचा क्या? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरडी। आपने देखा होगा ना, ह्यूमिडिटी जब कभी भी न्यूज आती है तो ह्यूमिडिटी बताई जाती है आज 80%, आज 90%, रिलेटिव डेंसिटी बताई जाती है। तो ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं। जब रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों की या ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वाटरफॉल हो जाता है, बारिश हो जाती है, ओस गिर जाती है। दूसरी हमारे पास में जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको एन से डिनोट किया होगा। ये क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए दोनों वेलोसिटी वेलोसिटी में डिवाइड किया, इस वजह से ये डायमेंशन इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी डिवाइड किया तो इसका इसकी कोई यूनिट नहीं है। दिस इज आल्सो ए नंबर। ओके, आपको मालूम होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है गिलास का कितना होता है? वो होता है 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको हम लोग c से डिनोट करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको c अपॉन v लिख देते हैं। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c डिवाइडेड बाई
1.5। और सी आप लोगों को मालूम है वैक्यूम में हम लोग एयर भी बोल देते हैं। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होती है वैक्यूम में लाइट की। 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि गिलास के अंदर इसकी जो वेलोसिटी होगी ये 1.5 से हम इसको काटेंगे तो ये आ गया 2। तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम होगी। अब देखिए जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे आप भीड़ में जाते हैं किसी रोड पर तो जहां पे ज्यादा भीड़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइक की कार की स्पीड कम होती चली जाएगी। वैसे लाइट अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम्स को क्रॉस करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी वैक्यूम या एयर में होती है। ओके, फिर हमारे पास में तीसरा जो एग्जाम्पल है वो इसको हम लोग एक आप लोगों के सिलेबस में आएगा, दैट इज स्ट्रेन। इलास्टिसिटी के चैप्टर में 11th में आता है। स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन सम फिजिकल क्वांटिटी। सपोज चेंज इन हम लोग यहाँ पे लेंथ ले लें, कोई वायर है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी लेंथ अपॉन लेंथ, इसका मतलब इसकी भी कोई डैमेज यूनिट नहीं होगी और ये भी एक नंबर होगा, इसीलिए हम इसको रेशियो बोल रहे हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस में अगर आप देखें तो पहला है एंगल। हम लोग देखेंगे एंगल दो टाइप के होते हैं, लेकिन एंगल आपका आपने देखा होगा दिस इज आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को भी हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं, रेडियस को भी मीटर में डिनोट करते हैं। लेकिन एंगल अब की बार केवल नंबर नहीं है, इसकी एक यूनिट डिफाइन की होगी। आपने सुना होगा एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन। ओके, ये हम लोगों के एंगल की यूनिट। तो ये हम लोगों की पहले टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको हम लोग रेशियो बोल रहे हैं। दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर those which has only magnitude and no direction। डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर आएगा तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके एग्जाम्पल में आप देखिए टाइम। तो अब आप बताइए, आप अगर किसी से पूछते हैं कि मैं घर से स्कूल जाने में मुझको 3 आवर्स लगता है, तो क्या वो ये पूछता है कि किस डायरेक्शन में 3 आवर्स लगता है? तो डायरेक्शन में टाइम तो नहीं बताया जाता है कि वो राइट में, लेफ्ट में एंड सो ऑन। आप जब किसी को बताते हैं कि आपका जो वेट है वो है यहाँ पे 30 kg, यानी कि वेट का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको मास बोलना चाहिए। तो 30 kg, तो आपसे कभी पूछेगा कि 30 kg किस डायरेक्शन में, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटीज केवल आपको एक नंबर मैग्नीट्यूड बताया जाएगा और साथ ही यूनिट बताएगा उसके बारे में। यानी कि यहाँ पर ये N1 U1 जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिया डायमेंशनल एनालिसिस का वो आपका सही से डिफाइन हो रहा है। अब ये स्केलर क्वांटिटी जो होती है हम लोग ये कहें कैन बी एडेड और subtracted by using law of algebraic addition। अब आप कहेंगे ये नया कौन सा लॉ आ गया, लॉ ऑफ एल्जेब्राइक एडिशन। तो लॉ ऑफ एल्जेब्राइक एडिशन तो आप लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है वही सबने पढ़ा हुआ है कि 3 में 4 ऐड किया तो 7 हो गया, 7 में 5 ऐड किया तो 12 हो गया। क्या इसके आंसर कभी इसके अलावा कुछ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। 7 में आपने 3 माइनस किया तो ये 4 हो गया, 4 में आपने यहाँ पे 2 माइनस किया तो 2 हो गया, तो ये ऑलवेज 2। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है स्केलर क्वांटिटीज के? मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा। अब हम लोग आता है तीसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं
वेक्टर। वेक्टर्स को हम लोग अगर डिफाइन करें, हम लोग चैप्टर में तो लेंगे ही, अभी डिफाइन करें। दे हैव नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड, नंबर सेकंड डायरेक्शन, नंबर थर्ड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनके अंदर डायरेक्शन होती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कितना अच्छा है। इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा फोर्स। फोर्स से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, आपने अगर कह दिया जाए कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप कहेंगे किधर की तरफ? राइट में लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, लेफ्ट में लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, यानी कि बिना डायरेक्शन का डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो 5 न्यूटन का फोर्स। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको एक्सप्लेन करें, तो अब आपसे कह दिया जाए क्या 5 न्यूटन के अगर दो फोर्सेस, दो पर्सन 5 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं, क्या दोनों मिल करके टोटल फोर्स कितना लगाएंगे? तो आप कहेंगे क्या 10 न्यूटन हमेशा लगा सकते हैं? खुद ही सोचिए कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर दो पर्सन दोनों ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका आंसर जो है वो आपका, हम ये कहें कि आंसर की वैल्यू 0 से लेकर 10 न्यूटन तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है? अब आप देखिए ये ब्लॉक है, एक पर्सन ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स राइट में, दूसरे ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में। अब बताइए आंसर कितना होगा? तो आप कहेंगे 0। ओके, पहला केस हो गया जो हमने बताया। और 0 से 10 में इसी ब्लॉक के ऊपर एक पर्सन ने लगाया 5 न्यूटन का इधर, दूसरा कह रहा नहीं भाई तुम जो रस्सी खींच रहे हो उसी को हम भी खींचेंगे, उसने भी 5 न्यूटन इधर ही लगा दिया। अब आंसर हो गया 10 न्यूटन। ओके, ये ब्लॉक इधर चलेगा, इसमें ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। अब तीसरा केस ये भी तो हो सकता है, आप कहेंगे 0-10 के तो हमको ही मालूम थे। अब हम कहते हैं कि नहीं भाई एक 5 न्यूटन का फोर्स इसने एक पर्सन ने इधर लगाया, दूसरा कहेगा नहीं मैं तो 90 डिग्री पे लगाऊंगा। तो आप खुद सोचिए जब दो फोर्स अगर इक्वल अमाउंट के लगेंगे, तो अगर ब्लॉक की जगह आप होते यहाँ पर, तो उससे केस में क्या होता है कि ये जो ब्लॉक होता है वो दोनों इक्वल फोर्स है, इसलिए वो कहेगा कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो बीच में जाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है। इसका मतलब उस केस में जो आंसर आएगा वो ना ही 5 होगा, ना ही 10 होगा, ना ही 0 होगा। इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होगा। अब नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? तो हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा आप एक पॉइंट समझ के रखिएगा कि इंपॉर्टेंट केस है। तो अगर दो फोर्सेज इक्वल अमाउंट के 90 डिग्री पे लगाएंगे तो अलग आंसर आएगा। अगर दो फोर्सेज हम यहाँ पर इस एंगल पे लगा दें इक्वल अमाउंट के इस ब्लॉक के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर, तो आंसर हमारा कुछ अलग आएगा। लेकिन किसी भी केस में आप देखेंगे तो जो आंसर है वो 0 से लेकर 10 न्यूटन के बीच में ही रहेगा। यही खासियत हम लोगों के वेक्टर चैप्टर की है, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ओके, कुछ थोड़ा सा सरप्राइज भी रहना चाहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके बाद, हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब हम लोग यहाँ पर फिर से क्लासिफाई करें अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने ऊपर क्लासिफाई किया, तो रेशियो तो बहुत रेयरली यूज होता है। असली में आप ये समझिए कि पूरी फिजिक्स हमारी वेक्टर में और स्केलर में डिवाइड हो जाती है। 50% फिजिकल क्वांटिटी आपको स्केलर्स मिलेंगे, 50% फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर मिलेंगे। सिमिलरली अदर टाइप के क्लासिफिकेशन में हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास में पहले टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज नाम से ही दिखाई दे रहा है, which cannot be those quantity which can
not be expressed in terms of any other physical quantities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास, मास, लेंथ, टाइम, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी एक्सेट्रा। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम किसी के भी टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, तो असली में अगर देखा जाए तो देयर आर 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये जो दो हैं असली में सप्लीमेंट्री हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। नंबर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी यूनिट नेम एंड सिंबल, इसकी यूनिट को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मास, यूनिट इसकी केजी, और इसका सिंबल जो है यूनिट को हम लोग केजी में लिख देते हैं। केजी मतलब यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैं इसको लिख ही देता हूँ, किलोग्राम। ठीक है, दूसरी लेंथ, मीटर, मीटर को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में एल से लिख देते हैं। नंबर थर्ड टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, इसको आप एस से भी लिख देते हैं, कई जगह पर आप इसको और SEC भी लिख देते हैं। नंबर फोर्थ फिजिकल क्वांटिटीज इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट है, जैसे आप लोगों ने कई यूनिट पढ़ी होंगी, फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस होता है, केल्विन, तो हम लोग यहाँ पे केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 5 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये लाइट से कनेक्टेड है, इसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला को हम लोग सीधी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये गैस वगैरह से कनेक्ट होती है। कि गैस को कैसे मेजर करते हैं आप लोग जानते हैं, दैट इज मोल। तो ये हो गया मोल, शॉर्ट में हम लोग इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आप जानते हैं कि किसी भी इसको 2D एंगल भी कह सकते हैं, यानी कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये O से सेंटर बनाया, एक छोटा सा आर्क बनाया, और यहाँ पर हमने थीटा लिखा, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ये प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन, और इसको हम लोग RAD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर 9th फिजिकल क्वांटिटी है हमारी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की एज सच 11th क्लास से बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है हम लोगों को 12th क्लास में। इसको 3D एंगल, ये होता क्या है, बस केवल हम लोग एक्सप्लेन समझ सकते हैं इसको क्या होता है। आप इसको ये समझिए कि कोई भी 3D स्ट्रक्चर, जैसे एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, तो आप जब ग्राउंड से बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ने में लगा हुआ है, ये, तो इस एरोप्लेन के पूरे स्ट्रक्चर के आउटर इनर सारे
आउटर बॉडी को मिला करके यहाँ पे अगर आपके आई पे यहाँ पे सारी लाइन ड्रॉ करें तो इस जगह पे एक कोन बना हुआ है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो एक सॉफ्टी आइसक्रीम वाला एक कोन बनेगा यहाँ पे। ये कोन जो है वो असली में एक सर्कल टाइप का बना होगा, तो ये है सॉलिड एंगल। तो ये 3D में डिफाइन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, दैट इज सरफेस एरिया, किसी सरफेस एरिया को इसने फॉर्म किया होगा। तो सॉलिड एंगल को हम लोग यहाँ पे ओमेगा से डिनोट करते हैं, दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आर का अपॉन रेडियस दिया है, यहाँ पे सरफेस एरिया इसका डिवाइडेड बाई जो ये डिस्टेंस था, इसको आर स्क्वायर बोले, ये ओमेगा। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। शॉर्ट में हम लोग इसको STRAD, तो ये हमारी 7+2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इसके बाद आती है हमारी अगली, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, डेराइव्ड क्वांटिटीज। नंबर सेकंड, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड नाम से मालूम पड़ रही है, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज which can be represented with the help of फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग इनको डेराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लोगों ने लेंथ देखा फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप खुद बताइए कि अगर हम 2 बार लेंथ का मल्टीपल कर दें तो हमको क्या मिलेगा, आप कहेंगे एरिया मिलेगा। एरिया कैसे मिला, सपोज हमारे पास में यहाँ पर एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज एल एंड दिस इज बी। इसको मेजर करेंगे, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ हमको यहाँ पे एरिया मिल गया। अब आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, एल इंटू बी। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब आप कहेंगे कि 2 बार मल्टीपल लेंथ का किया तो हमको यहाँ पर एक नई क्वांटिटी मिलती है, एरिया, ठीक है। दूसरी, आप अगर 3 बार लेंथ का मल्टीपल कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम का मतलब एक क्यूबॉइड बना लीजिए, इसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है इसकी बी, हाइट है एच। तो वॉल्यूम में आपको 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा लेंथ का, एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला मिल गया। यानी कि 3 बार लेंथ के मल्टीपल करने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हुई, वो हो गया वॉल्यूम। फिर कुछ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, आप कहेंगे मीटर क्यूब। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर डेंसिटी डिफाइन करें, आपको मालूम होगा डेंसिटी को आपने छोटी क्लास में डी से रिप्रेजेंट किया, हाई क्लासेज में हम लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, R O। दिस इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे m ले लिया। वॉल्यूम इसकी यूनिट हो गई kg हो गई। और इसको पहले अगर हम लोग फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें, इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास मिलेगा मास अपॉन वॉल्यूम m/v। तो इसकी यूनिट हो गई kg, इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास में तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है। चौथी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, आपको मालूम होगा। स्पीड और वेलोसिटी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। रेट का मतलब फिजिक्स में जो होता है, रेट का मतलब ये नहीं होता डेली लाइफ में मार्केट लेके सामान लेने जाते हैं तो कहते हैं कि क्या रेट चल रहा है, वहां प्राइस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे रेट का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी विद
रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में कोई चीज ऐसे वेरी कर रही है उसको हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं रेट। इसको हम टाइम रेट भी बोल सकते थे। ओके, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस में चेंज, जब कभी भी डिस्टेंस में चेंज होता है तो हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये आ गया डेल्टा एस। और टाइम के साथ में चेंज हो रहा तो मतलब टाइम को भी चेंज करना है। एक इंस्टेंट पर तो आप डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। जब आप दौड़ रहे होंगे, बाइक से चल रहे होंगे, तो आप यहाँ से यहाँ तक गए तो T1 टाइम पे यहाँ पे थे, T2 टाइम पे यहाँ पे थे। S1 डिस्टेंस मतलब आपने यहाँ पे ओरिजिन माना था, S1 डिस्टेंस यहाँ तक पहुंचे, S2 डिस्टेंस यहाँ पे पहुंचे। तो हमारे पास में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का मतलब कि हम यहाँ पे H2 माइनस S1 करें और डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। शॉर्ट में इसको हम लोग डेल्टा एस कह देते हैं। अब डिस्टेंस में से डिस्टेंस अगर माइनस हुई है तो इसका मतलब डिस्टेंस को मीटर में अगर ले रहे हैं तो क्या मीटर माइनस मीटर मतलब कुछ नहीं या जीरो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर आप 100 मीटर ट्रेवल करके पहुंचे, इधर आप 90 मीटर चले, इसका मतलब 10 मीटर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे H2 माइनस S1 मीटर माइनस मीटर में यूनिट जो होती है वो खत्म नहीं होती है, मीटर। और T2 माइनस T1 टाइम में अगर लेंगे तो दिस इज सेकंड। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट है। ओके, नंबर 5। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगली फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करें तो दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा, डिफाइन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, इसका मतलब आप बाइक जब चलाते हैं तो बाइक में एक्सेलेरेटर होता है, बाइक या कार में। एक्सेलेरेटर को जब आप घुमाना शुरू करते हैं तभी स्पीड बढ़ती है। अगर आप एक्सेलेरेटर को नहीं घुमाएंगे तो जिस स्पीड पे चल रही है उसी स्पीड पे चलती रहेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि फाइनल स्पीड v2 माइनस इनिशियल स्पीड, कितने टाइम में आपकी स्पीड बढ़ गई तो डेल्टा टी से डिवाइड किया। अब आप खुद देखिए कि अगर सेम डेल्टा टी में आपका फाइनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब आप कहेंगे पिकअप बहुत अच्छा है मेरी बाइक का, इसका मतलब एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। तो एक्सेलरेशन जो सस्ती वाली बाइक है उनका पिकअप कम होता है, आप एक्सेलेरेटर घुमाने में लगे वो जल्दी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन जिसका पिकअप अच्छा होगा वो एक्सेलरेशन बहुत तेजी से देगा, उसकी मोटर की इंजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, इंजन की मोटर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम ड्यूरेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा बी आपका किसमें मेजर होगा? वी की स्पीड की यूनिट हमने निकाली मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर अपॉन सेकंड अपॉन एक बार डेल्टा टी से और डिवाइड किया सेकंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड होल डिवाइडेड बाई सेकंड। अब सेकंड सेकंड काट नहीं दीजिएगा, मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये सेकंड आपका यहाँ से यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकंड सेकंड काट देते हैं फिर कहते हैं कि मीटर यूनिट आ गई, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास है फिफ्थ यूनिट एक्सेलरेशन हो गया। नंबर 6 इज फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स का फॉर्मूला आपने छोटे क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ नहीं हो सकता 10th में पढ़ा हो। F इज इक्वल टू एम ए, वेक्टर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ये किससे मिलके बना है? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब यूनिट के बारे में देखें, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यहाँ पर डैश लगा देते हैं जब कभी भी प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि ये फोर्स की जो एक फॉर्मूला हमने लिखा है इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला बताइए किसने दिया? तो ये फॉर्मूला जो दिया था हम लोगों के फिजिक्स के सबसे पुराने साइंटिस्ट न्यूटन ने, इसलिए उनकी याद में हम लोग इसको बोल देते हैं, एक नाम देते हैं न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा आप इसको ऐसे समझ लीजिए, शॉर्ट में न्यूटन को एनटी भी लिख देते हैं, कई जगह पे किताबों में एन लिखा रहता है। तो ये दोनों एक ही है। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 केजी मास का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स
1 न्यूटन होगा। ओके, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटीज के बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम यूनिट जो पहले चलती थी वो 3 टाइप की थी। नंबर फर्स्ट, MKS सिस्टम। MK सिस्टम का मतलब, MK सिस्टम में MKS, तो ये जो M दिया गया है इसका मतलब है मीटर। दैट मीन्स कि अगर लेंथ मेजर होगी तो आपको लेना क्या है, मीटर में। K का मतलब हो गया किलोग्राम। इसका मतलब अगर आपको मास को मेजर करना है तो केजी में। और S का मतलब क्या हो गया, सेकंड। इसका मतलब अगर आपको टाइम को मेजर करना है तो सेकंड में। ये हो गया पहला सिस्टम। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो चल रहा था वो था CGS। CGS का सिस्टम का मतलब, अगर आपको C मतलब सेंटीमीटर, अगर आपको लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर। G का मतलब ग्राम, ग्राम मास की यूनिट हो गई, उसको ग्राम में मेजर करना है। S मतलब सेकंड, टाइम को अगर मेजर करना है तो सेकंड। तो ये दूसरा सिस्टम चलता था कई कंट्रीज में। फिर फाइनली जाकर के एक और सिस्टम चलता था, वो था FPS सिस्टम। FPS का मतलब, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो फीट में, और अगर आपको मास मेजर करना है तो पाउंड में, और अगर आपको टाइम मेजर करना है तो सेकंड। डिफरेंस समझ में आ गया? इनके जो फुल फॉर्म है फीट, पाउंड, सेकंड। तो ये आपके पास में, इसको फीट भी लिख देते हैं हम लोग और फुट भी लिख देते हैं, फुट या फीट। तो ये सिस्टम चल रहे थे। फिर इन सबको मर्ज करके फाइनल, जब यहाँ पे कंफ्यूजन होना शुरू हो गया तो इन सबको मर्ज करके एक फाइनल सिस्टम बनाया गया। तीनों सिस्टम को मर्ज करके उसको नाम दिया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम का जो फुल फॉर्म था दैट इज सिस्टम डी इंटरनेशनल। ये पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम बनाया गया, सिस्टम डी इंटरनेशनल, दैट मीन्स SI सिस्टम। ये असली में कोई नई चीज नहीं थी, ये असली में MKS सिस्टम को ही आगे बढ़ा दिया गया था। यानी कि मास को, लेंथ को मीटर में, और मास को केजी में, एंड टाइम को सेकंड में। इस सिस्टम को आगे बढ़ा करके मेजर किया, इसी को बोला गया SI सिस्टम। ओके, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जब सिस्टम चल रहा था यूनिट्स को मेजर करने का, तो बार बार काफी कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे कि फोर्स आया तो फोर्स की यूनिट इन्होंने SI सिस्टम में बोल दी न्यूटन। अब न्यूटन तो असली में एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसको शॉर्ट में इन्होंने N नाम दे दिया। अब यहाँ पे वर्क को मेजर किया तो वर्क की SI यूनिट बना दी इन्होंने यहाँ पे जूल। तो जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग जगह पे नई नई यूनिट चल रही थी। तो ये कहा गया कि असली में एक नया सिस्टम बनाया जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसके लिए उन्होंने नाम दिया डायमेंशन। तो हम लोग का जो ये टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, ये यहीं से स्टार्ट होता है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब, आप खुद सोचिए कि जैसे ही डायमेंशन वर्ड हमने यूज किया तो आपके माइंड में एकदम पिक्चर बन गई होगी। सपोज जब आप कोई मोबाइल लेके आते हैं, तो मोबाइल में कहीं पे ऑनलाइन खरीदते हैं तो ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि लिखा होगा सपोज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके माइंड में एकदम पिक्चर बन गई कि जब आप मोबाइल खरीदेंगे तो क्या होगा, ये मोबाइल की 10 सेंटीमीटर लेंथ हाइट होगी, ठीक है, लेंथ होगी। ये आपकी 5 सेंटीमीटर की ये होगी, और जो थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर का, इसका मतलब काफी थिन है, ठीक है। इसका मतलब आप कहेंगे बड़ा स्लिम मोबाइल है। अब यहीं पे अगर हम 1 सेंटीमीटर लिख देते तो आपके माइंड में एकदम पिक्चर बन जाती कि कितना थिक मोबाइल खरीद रहे हैं। इसका मतलब वेट भी ज्यादा होगा, वेट चेक करेंगे तो वेट भी ज्यादा निकल आएगा, इतना थिक मोबाइल, ठीक। तो इसका मतलब माइंड में आपके पिक्चर बन गई एकदम, सिर्फ डायमेंशन की वैल्यू मालूम पड़ते ही।
तो ये ऐसे ही हमारे पास में हर एक फिजिकल क्वांटिटी को की यूनिट को हम लोग यूनिट भी याद करते हैं, लेकिन डायमेंशन के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आपसे कह दें कि पहले हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन ले लें, तो स्टैंडर्ड डायमेंशन असली में बनी कहाँ से है? स्टैंडर्ड डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोगों ने ली थी वहीं से आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बोलें मास, तो मास को आप केजी वेजी में नहीं आप देखेंगे, केजी हो गया, ग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, डेसीग्राम हो गया, जाने कितनी यूनिट हो सकती है, टन हो गया, क्विंटल हो गया। तो यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपके माइंड में मास का मतलब कि हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में बस मास एम का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एम, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए कि दैट मीन्स कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एम जिसकी डायमेंशन है, तो इसका मतलब मास है, उसको मेजर किया जा रहा है। दूसरी लेंथ, तो लेंथ को भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ। तीसरा टाइम, अब आप खुद बताइए टाइम की डायमेंशन क्या होगी? ब्रैकेट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में टी डाल दीजिए। ओके, ये 3 डायमेंशन हो गई। चौथी, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या यूज किया था? फंडामेंटल क्वांटिटी में आपने टेम्परेचर यूज किया। अब टेम्परेचर जो होती है आपको मालूम है कि फ़ारेनहाइट भी होती है, सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है, तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को टी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम के लिए टी यूज कर चुके हैं। तो केल्विन सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं केल्विन मतलब टेम्परेचर, तो ये के से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 5 आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो इसके डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करें यहाँ पे एम्पियर का ए रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में था, तो मोल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या डायमेंशन यूज करेंगे? हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे MOL ही लिख देते हैं। नंबर 7 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे CD लिख देते हैं। और नंबर 8 एंड 9 अगर बोला जाए तो एंगल, तो एंगल असली में क्या था कि यह आपका आर्क अपॉन रेडियस चल रहा था, इसलिए ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे, अब आप कहेंगे डायमेंशन क्या लिखी जाए, तो आप यहाँ पे जो चाहे वो लिख दीजिए, m टू द पावर 0 लिख दीजिए, मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं है। l टू द पावर 0 लिख सकते हैं, t टू द पावर 0 लिख सकते हैं, या सीधे सीधे डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। केवल आप यहाँ पर m टू द पावर 0 भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज की सभी की डायमेंशन आ गई 9 तक। अब हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वांटिटीज थी उसकी डायमेंशन निकालें। सपोज एरिया, अब एरिया आप किसी का भी एरिया ले लीजिए। देखिए डायमेंशन का फायदा क्या होता है कि अगर सपोज हम आपसे कह दें कि हमने एक ट्राइंगल का एरिया ले लिया, ये लिया, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ट्राइंगल के एरिया को हम लोग अगर डेल्टा से प्रेजेंट करें तो आप कहेंगे हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब कोई भी जो नंबर होता है, किसी भी नंबर का एक यहाँ पे नोट लेंगे हम लोग कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर आपकी जैसे यूनिट नहीं होती, तो नंबर्स भी हैं, इनकी ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर किस में मेजर करेंगे? आप कहेंगे कि इसकी मीटर में मेजर करेंगे, लेंथ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर m नहीं लिखेंगे। डायमेंशन के लिए क्या यूज करना था हमको यहाँ पर यूज करना था लेंथ, तो परपेंडिकुलर को मेजर किया लेंथ में। दूसरा बेस है, वो भी लेंथ है, तो इसको भी मेजर किया लेंथ में। तो आपके पास में एरिया की डायमेंशन क्या निकल के आ गई? एल स्क्वायर, एल टू द पावर 2। आप चाहो तो m टू द पावर 0 लिख लो, लेकिन जरूरत नहीं, माइंड में हमारे एल स्क्वायर जहां भी दिखाई देगा डायमेंशन आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, दैट इज एरिया। और एरिया को अगर सही से सोचे तो एरिया रिप्रेजेंट क्या करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे आपके पास में एक प्लेट है, आपके पास में एक सर्किल है, सर्किल का फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आर की पावर 2 चल रही, मतलब डायमेंशन एल स्क्वायर। आपने रेक्टेंगल ले लिया एल और बी, इसका एरिया निकालेंगे तो एल इंटू बी, तो ये भी आपका लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो जब भी लेंथ की स्क्वायर दिखाई देगा आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 11। नंबर 11 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि अगर हम लोग कोई क्यूबॉइड है उसका वो निकालें वॉल्यूम, तो आप कहेंगे दैट इज LBH। ये आपका L हो गया, ये आपका B हो गया, ये H हो गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। इसका मतलब 3 बार आपने लेंथ को मल्टीपल किया तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ को मल्टीपल किया तो L क्यूब, ये इसकी डायमेंशन हो गई। नंबर 12 डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे क्लासेस में डी होता है, हाई क्लासेस में रो लिखना पड़ेगा आपको। तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, मास मतलब m, और वॉल्यूम हमने डायमेंशन निकाली 11 नंबर पे, ये हो गया L क्यूब। तो अब इसको ऊपर लेके जाए तो ये हो गया m टू द पावर 1, 1 की वैल्यू नहीं लिखी जाती है, ये हो गया L टू द पावर -3। तो ये डायमेंशन निकल के आ गई ML -3। ओके, नंबर 13 स्पीड। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू आप कहेंगे या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप खुद सोचिए कि डिस्टेंस किस में मेजर होती है, तो आप कहेंगे कि तो लेंथ है, लेंथ में मेजर होती है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन L, टाइम स्टैंडर्ड है T, तो इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो LT -1, ये हो गई इसकी डायमेंशन। नंबर 14 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के लिए अगर लिखें तो आप कहेंगे v2 फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल्स अपॉन डेल्टा टी जो है t2 माइनस t1। अब आप कहेंगे कि एक डायमेंशन यहाँ पे lt -1 v2 की है, v1 की भी lt -1 है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। अब आप खुद सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये निकली कि आप अगर गाड़ी से चल रहे हैं, आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और फिर बढ़कर के 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में क्या आप कहेंगे 100 माइनस 50 मतलब 50, और किलोमीटर पर आवर दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, 0 हो गया, तो केवल 50 बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है, डायमेंशन या यूनिट जो होती है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट होकर खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी भी डायमेंशन ये रहेगी किसकी, वेलोसिटी या स्पीड की ही रहेगी, और डिवाइडेड बाय ये टाइम रहेगा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या मिली, ये मिली हमको LT टू द पावर -2। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर हमारा 14 के बाद 15। 15 में हमारे पास में आया फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस में जितनी भी डायमेंशन निकाली जाती है उनके फॉर्मूले जानने चाहिए। तो 11वीं क्लास में क्या होता है कि हम लोग डायमेंशन के चैप्टर में पूरे 12 तक की डायमेंशन याद करनी रहती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, तो डायमेंशन खुद निकालेंगे। लेकिन एग्जाम में, टेस्ट में स्टार्टिंग में डायमेंशन आती है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एफ का फॉर्मूला, मास की डायमेंशन क्या लिया हमने, एम लिया हुआ है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन 14 नंबर में निकाला है LT टू द पावर -2, तो दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिला हमको MLT टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नंबर 16 में हमारे पास आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन तो हम लोगों ने निकाल ली अभी 15 नंबर में, MLT टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन दोनों को ही मीटर में मेजर करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हुई L। तो दोनों को हम लोग मिलाकर यहाँ पे कंप्लीट करें तो ये मल्टीपल हो जाता है ब्रैकेट के अंदर L और L, तो L स्क्वायर हो गया। तो L स्क्वायर को हम लोग ये लिखा, T टू द पावर -2 वैसे ही लिखा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक
नई चीज बताते हैं। 17 में हम आपसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या याद है? आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हम लोग 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं हो गई। एम मतलब मास, मास की डायमेंशन वी, और ये वी स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर करना, तो स्पीड की डायमेंशन एल टी -1 निकाला था, इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ से ये एम मिला, यहाँ पे स्क्वायर को अंदर लेके गए तो ये एल स्क्वायर हो गया, टी टू द पावर -2 हो गया। अब दोनों को इकट्ठा कर ले हम लोग, तो हमारे पास में ये निकल के आया एम एल टू टी टू दी पावर -2। ओके, एक और नंबर देखिए, फिर डिस्कस करते हैं, अच्छा पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी पार्टिकल की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डेली लाइफ में आप समझिए, डेली लाइफ में क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई डीएम है, कोई पुलिस ऑफिसर है, बड़ा तना तना घूम रहा है, सीएम है, डिप्टी सीएम है, चीफ वो है, तो वो सबके सब अपनी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी मिली हुई है, तो इसलिए वो शो कर रहे हैं, सारी जगह पे शो ऑफ करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं कि कम है, क्योंकि उसके पास सीट नहीं है। अब वही डीएम अगर एक रोड पे भीड़ में चला जाएगा, किसी को नहीं मालूम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। तो इसको डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल के तरीके समझा रहे हैं। अदरवाइज आपको मालूम है कि अगर ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से अगर h हाइट ऊपर पे कोई पार्टिकल रख दिया जाए m मास का, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप कहेंगे दिस इज एम जी एच। तो हम लोग इसकी डायमेंशन लिखें, ये m मतलब मास, तो इसकी डायमेंशन m जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ गया, इस टर्म को हम यहाँ पे, जी का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन तक निकाल लें, इसी जगह पे नाम डाल देते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का हो, डायमेंशन का यही फायदा हुआ है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी एक ही टाइप का है, आप कहेंगे एरिया चाहे ट्रायंगल का निकालो, चाहे सर्कल का निकालो, चाहे पेंटागन का निकालो, चाहे हेक्सागन का निकालो, चाहे आप किसी प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालो, तो एरिया की डायमेंशन सेम। ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, उसकी डायमेंशन भी यही होगी जो हम लोगों ने अभी निकाली है। ठीक है, एल टी टू द पावर -2। तो यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी में जो जी यूज किया है, इसकी डायमेंशन क्या हुई? दैट इज एल टी टू द पावर -2। ओके, एच क्या है? हाइट। हाइट को किसमें मेजर करेंगे? लेंथ में। तो ये दोनों सबको मिला दिया जाए तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी -2, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी -2। उसके ऊपर इससे पहले नंबर क्या निकाला हमने? वर्क की डायमेंशन, तो आप कहेंगे ये ml/t-2। इसका मतलब तीनों की डायमेंशन सेम चल रही है, तो इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि वर्क की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में रिलेट हो रही होंगी। ओके, तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती हैं और ये आपस में रिलेट होंगी। तो आप खुद सोचिए क्या होती है कि अगर आप कोई पार्टिकल को वर्क करते हैं, खूब तेजी से फोर्स लगाते हुए जाते हैं और उसको फेंक देते हैं, उसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है, तो यही वर्क कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। जब आप किसी ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी जाते जाते ऊपर पहुंचती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है। और किसी ब्लॉक को आप हाथ से उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेके चले जाए h हाइट तक, तो ये वर्क डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है। तो सारी चीजें एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, इसीलिए इनकी डायमेंशन भी सेम है। अगर किसी दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है, साथ ही साथ स्केलर वेक्टर भी देखना पड़ेगा हमको, अगर वो भी सेम होता है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब वो क्वांटिटी आपस में कहीं ना कहीं रिलेट जरूर हो रही होंगी। ठीक है, 18 के बाद में अब आते हैं हम लोग अपने 19 नंबर पे। तो 19 नंबर में हमारे पास में आता है प्रेशर। प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं, अगर किसी सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F, अब वो जो भी परपेंडिकुलर है और ये सरफेस एरिया हम कहते हैं इसका A चल रहा है, तो उस केस में प्रेशर जो P है दैट इज फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन एरिया।
ठीक है, जो फोर्स 90 डिग्री पे लगता है वही प्रेशर क्रिएट करता है, सारे फोर्स नहीं क्रिएट करते हैं, आप किसी को दबाएं तो। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो गई फोर्स का, अभी हम लोगों ने निकाला था mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया मतलब एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में निकल के आ गई प्रेशर की डायमेंशन ml -1 ml-1 t-2। तो ये हमारे पास में प्रेशर की डायमेंशन निकल के आ गई। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारी डायमेंशन है, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। हम लोग एक आध और अच्छी डायमेंशन निकाल के देखते हैं। 20 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट, 20 नंबर में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये नाम आपने कहाँ पे सुना है, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो पार्टिकल m1 m2 मास के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, आप बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग g की डायमेंशन निकालेंगे। तो g का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 बोले या सीधे सीधे दो बार मास का मल्टीपल। तो फोर्स हो गया इसकी डायमेंशन mlt टू द पावर -2 r स्क्वायर मतलब दो बार लेंथ का मल्टीपल किया है, तो ये हो गया l स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड किया, मास का मतलब m टू द पावर 2। तो यहाँ से हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन निकाले, तो ये हो गया m टू द पावर -1 और ये हो गया l क्यूब एंड t टू द पावर -2। ओके, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद नंबर 21 में हम लोग यहाँ पे गए स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज होती है, स्ट्रेस भी यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक नया नोटेशन है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया। आप कहेंगे तो प्रेशर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी रॉड है, रॉड के ऊपर आपने दोनों साइड से फोर्स लगाया, तो अब आप खुद देखिए कि असली में प्रेशर नहीं क्रिएट किया है, दोनों साइड से फोर्स पे आप कहेंगे नेट फोर्स 0 हो गया, ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ से फोर्स लगाने पे लंबाई खींचकर कितनी लंबा हो गया ये। ओके, तो असली में आपने एक स्ट्रेस लगाया हुआ है। तो स्ट्रेस आपके कई टाइप के होते हैं, हम लोग के पास चैप्टर में बाद में आएगा। तो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन आएगी, तो जस्ट लाइक फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी था, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं mlt-2 डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर। दो डायमेंशन क्या निकली इसकी, स्ट्रेस सिग्मा की, दिस इज ml-1 t-2। तो ये स्ट्रेस हो गया। 22 में स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहीं पे आप देखिए कि यहाँ पे लेंथ बढ़ गई, कितनी लेंथ बढ़ गई, आप कहेंगे डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई। टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ पे, कैपिटल एल, या इसी को हम लोग स्मॉल एल ही बोल दें। तो स्ट्रेन का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ किस में मेजर करेंगे, आप कहेंगे तो लेंथ है तो लेंथ में ही मेजर किया जाएगा। चेंज का मतलब क्या हुआ है, तो लेंथ ही, ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ ही है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, लेंथ लेंथ कट गया तो डायमेंशन लेस। तो शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग, इसको l टू द पावर 0 लिख लेते हैं, मान लेते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कितने भी टाइप का हो, तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो चाहे स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो या स्ट्रेन किसी भी टाइप के, सबकी डायमेंशन सेम होगी। स्ट्रेस सभी एक ही टाइप के, स्ट्रेन भी सभी एक टाइप के, स्ट्रेन की तीनों टाइप की डायमेंशन सेम, स्ट्रेस तीनों टाइप की डायमेंशन सेम। नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग यहाँ पे ई से डिनोट करें। अब ये भी तीन टाइप के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी एंड सब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इनके अलग अलग टाइप के नाम है। तो यहाँ पे ई होता क्या है, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की डायमेंशन जो थी वो तो हम लोगों ने निकाली थी, ml-1 t-2 फोर्स अपॉन एरिया से, और स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस था, l टू द पावर 0 लिख लो। तो नीचे ना भी लिखो तब भी अंतर नहीं पड़ा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वही डायमेंशन आई जो स्ट्रेस की आई है। ओके, ml-1
T-2। ये हमारे पास में सभी टाइप की कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन की। इसके बाद में हम लोग 23 के बाद 24 कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट जो आपके स्कूल के एग्जाम से लिया आएगा, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? किताबों में एस में लिखा जाता है, इसको टी से भी लिखा जाता है स्टैंडर्ड नोटिस में। सरफेस टेंशन होता है, आपने देखा होगा वाटर सरफेस जो होता है उसके ऊपर मच्छर तैरते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मच्छर तैरने में लगे हुए, इसका मतलब कि वाटर के ऊपर एक कोई सरफेस टाइप की चीज है जिसके ऊपर मच्छर बैठ सकता है। जैसे कि आप गुब्बारा होता है, गुब्बारे का जो ये सरफेस होता है, तो ऐसे ही वहां पे भी एक सरफेस बना हुआ है। ये नहीं कि हवा में तो मच्छर नहीं बैठ सकता है, वाटर के ऊपर ही बैठ सकता है। तो सरफेस टेंशन एक बैलून जैसे समझ सकते हैं कि आपने इसके ऊपर जैसे बैलून एक ये फुला के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है। आपने ब्लेड से जैसी कट लगाया तो देखिए ये सरफेस किधर चला गया, बहुत तेजी से ये लाइन जो होती है एकदम एकदम होल ऐसे बन जाता है, एकदम कट करके खिंच जाता है। इसका मतलब एक सरफेस था, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर जो ये हमने फोर्स लगाया है, F इज इक्वल टू टी इंटू एल, जहां पे टी सरफेस टेंशन है, एफ फोर्स है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आया? एफ अपॉन लेंथ। तो ये आ गया MLT -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। उसमें हमने यहाँ पे लेंथ से डिवाइड कर दिया डायमेंशन एल से। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या निकल के आई? ये निकल के आया MT⁻²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके स्कूल एग्जाम के लिए। 24 पर 25 में कुछ हम लोग हीट से कनेक्टेड देखें। आप बताइए हीट की डायमेंशन क्या? तो आप कहेंगे हीट को रिप्रेजेंट किससे किया? क्यू से। तो क्यू है क्या? आप देखते होंगे कि हीट का मतलब, हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी। तो कैलोरी यूनिट है, लेकिन किसी चीज को जब हम लोग हीट देते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि एक पेप्सी पी लिया आपने तो 100 कैलोरी की एनर्जी आ गई। ये कहते हैं कि हम लोग भाई आजकल वेट लॉस कर रहे हैं, कैलोरी लॉस कर रहे हैं। तो कैलोरी लॉस करने आप वर्क करते हैं, तो जो वर्क किया जाता है उसी से हमारी एनर्जी या हीट लॉस होता है। तो इसका मतलब वर्क डायरेक्टली हीट से रिलेट हो रहा है। तो इसलिए जो डायमेंशन वर्क की होगी वही हीट की होगी। ओके, तो Q की डायमेंशन क्या होगी? वर्क के बराबर। वर्क की डायमेंशन ने क्या निकाली थी? ML2T⁻²। ये हीट की डायमेंशन होगी। इसी से कनेक्टेड अब हमारे पास में अगला फॉर्मूला मिला, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ा होगा ये 9th-10th क्लास में। स्पेसिफिक हीट को हम लोग C से डिनोट करते हैं, कभी कभी किताबों में S से भी डिनोट किया होगा, चलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन के लिए फॉर्मूला क्या बना? Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा थीटा। तो Q की डायमेंशन ML2T⁻² डिवाइडेड बाई ये हो गया आपके पास में मास। मास की डायमेंशन m, और थीटा किसमें बताया था आपको? केल्विन में। तो 2 बार केल्विन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तब भी वो केल्विन ही रहेगा। ओके, तो ये स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकल के आई। m तो कैंसिल हो गया, तो m नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे L2T⁻², K⁻⁻1। ये मिली स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए। 20 के बाद में 27 में एक टर्म होता है हीट से कनेक्टेड, लेटेंट हीट। इसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि एक ऐसी हीट जिसको देने से किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो। तब आप खुद सोचिए कि 0 डिग्री की जो आइस होती है, जब आप इसको यहाँ पे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? आइस। ये बदल जाता है वाटर में 0 डिग्री के। इसका मतलब देखिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट की, लेकिन हीट ले ली। तो इसका फॉर्मूला लेटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो? Q इज इक्वल टू ML। तो यहाँ से लेटेंट हीट की डायमेंशन क्या निकल के आई? Q डिवाइडेड बाई मास। Q मतलब वर्क, ML2T-2, ये डायमेंशन Q की हो गई, डिवाइडेड बाई M से डिवाइड कर दिया। तो लेटेंट हीट की डायमेंशन क्या निकल के आई? L2T⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ L। अब काट नहीं दीजिएगा इसको, ये वाला L, ये वाला L। ये दिस इज लेटेंट हीट, दिस इज नॉट डायमेंशन ऑफ L वाला डायमेंशन नहीं है। 27, 28, 28 में एक नई डायमेंशन ले रहे हैं, ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है।
प्लैंक्स कांस्टेंट। अब बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट आपने कहाँ पर पढ़ा है? प्लैंक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा बोर्स मॉडल में यूज होता है, आपका यूज होता है जहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ से जो लाइट चली आ रही है, लाइट छोटे छोटे पैकेट लेके आ रही है, उन पैकेट को इन्होंने क्या बोला था? क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटा वर्ड यूज किया था, मतलब पैकेट। तो एक पैकेट की एनर्जी के बारे में बताया था प्लैंक्स फॉर्म में। तो एक पैकेट की जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू। अब ये नया टर्म निकल के आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर आपको यूनिट है तो आप कहेंगे कि इसकी यूनिट तो हमको याद है, हर्ट्ज होती है। और हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो अगर फ्रीक्वेंसी को न्यू, दिस इज न्यू, इसको न्यू बोला जाता है। इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 1 टाइम मतलब t की पावर -1। ये हो गई फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बना? h = e डिवाइडेड बाई न्यू। ई मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी या वर्क लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट हो गई m, डायमेंशन हो गई ml2 t-2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी डायमेंशन हमने ऊपर क्या निकाली है? t⁻⁻1। तो ये हमको क्या मिली इसकी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन? ml2 t⁻, एक -2 -1 कट गया तो ये बचा -1। ये हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकली। तो यहाँ पर हमने काफी डायमेंशन ले लिए, एक दो डायमेंशन हो सकता है छूट गई होंगी, ऐसे आप देखेंगे तो लगभग 50-60 डायमेंशन है। तो इतनी डायमेंशन आप लोग याद करिएगा, बाकी आप लोग अपने अपने बुक में हर एक किताबों में दिया रहता है, उससे आप देख करके उसको रट सकते हैं। और ये रटनी एक के बाद फॉर्मूला लिखते जाएंगे तो आपको अपने आप ही रट जाएगी। ओके, तो ये डायमेंशन हम लोगों ने निकाल लिए। एक 29 पे एक डायमेंशन और ले लेते हैं, यूज हो जाती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये आपने देखा होगा। और एक 30 नंबर पे ले लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं P = mv। इसकी डायमेंशन क्या हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई, m की डायमेंशन मास है तो m हो गई, और v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1। तो दोनों को कंबाइन किया, ये आ गया mlt-1। एंगुलर मोमेंटम जो होता है L से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब होता है R × P। या फॉर्मूला लिखें तो आप कहेंगे mv × R। तो ये कहने की एक एक्स्ट्रा लेंथ का मल्टीपल हुआ, तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन में L एक्स्ट्रा मल्टीपल कर दें तो ये आ गया ml2 t-1। ये हमको एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन मिल गई। तो यहाँ तक हम लोगों का ये इतनी सारी डायमेंशन निकाल ली है। अब हम लोग अगले पार्ट में अपने बढ़ते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है, उससे क्या हम कुछ और कुछ भी जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले पार्ट में बढ़ते हैं।